जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारे जो ये टॉपिक चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, तो महत्वपूर्ण संशोधन जो हमारा भारतीय संविधान में, उसमें कब कब कौन कौन से संशोधन हुए थे। तो ये सारी चीजें हम सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। लगभग हम पिछली जो हमारी जो क्लासेस हुई हैं, लगभग हम 44वां संविधान संशोधन 1978 तक कवर कर चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वही मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। और जो चीजें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये नहीं कि कोई वैसे ही चीजें पूछ ली जाती है। तो यही टॉपिक है हमारा हमेशा। जैसे ये हमारी जो भी क्लास होती है, जितनी भी एक दो क्लासेस और होंगी इसकी, महत्वपूर्ण संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन। तो यही। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इस पे कि भाई, जब हम तैयारी करते हैं तो मनोबल कभी कभी हमारा इतना डाउन हो जाता है। कभी वैकेंसी नहीं आती है, कभी डेट नहीं आती, कभी फॉर्म नहीं आते। तो निराशा हर किसी के मन में आती है कि यार, तैयारी छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एक दूसरे को इंस्पायर होके कि भाई ये तैयारी करे तो मैं भी तैयारी करने लग जाता हूँ। लेकिन कभी कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बहुत दिक्कतें आती हैं। कभी कभी ऐसा मन करता कि यार, छोड़ो ये सब कुछ, कहीं ऐसे जगह चलते हैं जहाँ मतलब खुशियां हो और जहाँ सब कुछ हो। लेकिन इन चीज़ों से भागना नहीं चाहिए हमें कभी भी। हमेशा डटे रहें, हमेशा तैयारी जितनी बेहतर हो सकती है उतना बेहतर बनाएं। हमेशा रिवीजन करें। रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा आपका। आप कितनी ही भी क्लासेस ऑफलाइन ले लें, ऑनलाइन ले लें, कितनी भी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे, खुद अपना रिवीजन नहीं कर रहे, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे अपवाद भी यहाँ कि भाई जिसने नोट्स नहीं बना उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बहुत कम। तो आप हमेशा नोट्स बनाइए, अपना रिवाइज कीजिए, समय समय पे से रिवीजन करिए। बिना रिवीजन के कुछ नहीं। और जहाँ किसी का एक दो नंबर या एक दो अंक से कोई रह जाता, उसमें बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी ही तकलीफ देती है वो चीज़ कि यार, ये हमारा सिलेक्शन एक नंबर से, काश मैंने ये पढ़ लिया होता, मेरा एक नंबर से फाइनल सिलेक्शन रह गया, मेरा एक नंबर से उसके लिए क्वालिफाई नहीं हुआ फिजिकल के लिए। तो बड़ी बड़ी तकलीफ देती है। तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें, वैसे ही नहीं, कोई हवा में नहीं बोल रहा मैं ये। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे सामने घटित हुई हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमेशा रिवीजन करें और अच्छा रिवीजन करें। हमेशा रिवाइज करते रहिए अपनी चीज़ों को, और बार बार। और सही बताओ ना, कुछ बच्चे या कुछ बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई हमारे, जो कुछ तो ऐसे हैं जो तैयारी सिर्फ इसलिए करते हैं कि भाई हमारी तैयारी हो जाए, नौकरी लग जाएगी, एक अच्छी शादी हो जाएगी। सच बता रहा हूँ, ये ईमानदारी वाली बात है कि भाई जिसने ये सोच लिया कि नहीं, शादी के लिए मुझे, सिर्फ शादी मेरी अच्छी हो जाए, कि सिर्फ इसलिए मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। इसे सरकारी उसका शादी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे बहुत सारा दहेज मिल जाएगा, बहुत सारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप ना, ये इन चीज़ों को अवॉइड किया कीजिए। भाई ये सोचिए कि भाई हमें अगर शादी करनी है तो वो 1 रुपए की शादी करनी है, कि कुछ नहीं लेना किसी से कुछ, जिसने अपनी बेटी दे दी वो सब कुछ दे दिया। तो इसी बिना पर आप लोग ये तैयारी करिए, और जब कभी भी आपके शुभकामनाएं मेरे साथ, आपके साथ में, कि आपकी शादी हो तो हमेशा 1 रुपए की शादी करें। ठीक है? चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या चल रहे हैं हमारे? तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो हम पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमारा क्या कंप्लीट हो चुका था? तो हमारा हमने कर लिया था, देखा था 44वां संविधान संशोधन, इसको कंप्लीट किया था। ज़्यादातर इसमें बहुत सारी चीज़ें ये थी कि जो 42वें संविधान संशोधन में उनको किया गया था, उनको खारिज किया। कुछ ऐसे जैसे आंतरिक अशांति हुआ करती, जो आपातकाल हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल जिसको बोलते हैं, उसमें आंतरिक आंतरिक अशांति को, इसको शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द बदला गया। और जैसे एक मूल अधिकार था हमारा, कि संपत्ति का अधिकार, उस मूल अधिकार को क्या बनाया? विधिक अधिकार। तो ऐसे थे ये कुछ जो कि हमने पिछली क्लासेस में किए थे। और सरकार किसकी थी उस समय पे? तो उस समय पे थी मोरारजी देसाई जी की। मोरारजी देसाई उस समय पीएम हुआ करते थे। पहली जनता पार्टी की सरकार थी, जो गैर कांग्रेसी सरकार भी थी। अब बात करते हैं हम 45वां संविधान संशोधन अधिनियम। 45वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था?
इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था जी, जो एससी और एसटी और आंग्ला भारतीय, ये कब हुआ था? तो 80 में, 1980 में। एससी व एसटी व आंग्ला या एंग्लो इंडियन, आंग्ला भारतीय, वही लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण है उसको कितने सालों के लिए और बढ़ा दिया गया? तो वो फिर से 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए और बढ़ोतरी। बढ़ोतरी कर दी गई कि 10 साल के लिए और कर दिया जाता। पीछे मैंने आपको बताया था कितने साल का हुआ था, तो वो 70 तक हुआ था। ये कब से कब तक हुआ था? तो 80 तक हो गया था। तो ये कितना हुआ था? तो 80 से लेके 1990 तक, 90 तक ये सीटों का आरक्षण हो गया। ठीक है। कब हुआ था? कौन सा संविधान? 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980 में 1990 तक इन सीटों का आरक्षण कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम अधिनियम 1985। इसमें क्या था? इसमें क्या? इसमें था दल बदल कानून, दल बदल जो विरोधी कानून। इसमें क्या हुआ था कि जो दल बदल होते, जो हमारे जो राष्ट्रीय, अगर हम बात करें राष्ट्रीय दल कि 8 है इस समय, वर्तमान समय में, और यदि हम बात करें क्षेत्रीय दल जो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमारे राष्ट्रीय दल कौन कौन से, जैसे भाजपा होगी, कांग्रेस होगी, बसपा होगी, और आप आम आदमी पार्टी, ऐसे मिला के 8 दल बैठते हैं पूरे, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। और बाकी जैसे अगर इनमें से कोई अपना मान लीजिए सपोज करिए कोई किसी किसी दल से, किसी पार्टी से चुन के आता सदस्य, जो यानी कि विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में हो, और फिर वो अपना दल बदल ले जाए कि मुझे जैसे कांग्रेस से जीत के आया, उसने क्या किया, मुझे भाजपा में जाना, उसके विरोध में ये कानून लेके आए थे कि उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, कि हाँ वो फिर सांसद नहीं रहेगा, क्योंकि जी पार्टी को वोट दिया है कहीं ना कहीं, जिस पार्टी से जीत का है, तो वो, ये क्या था इसमें? दल बदल विरोधी कानून। कब आया था? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को। अब बात करते हैं संसद व विधानमंडल, विधान मंडल। विधानमंडल को सदस्य, सदस्यों के लिए, ये यहाँ पर सीमा आएगा दल बदल कानून, कानून। और इसी में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। अनुसूची कितनी है हमारी? तो अभी वर्तमान समय में 12, और जब मूल संविधान में ये लागू हुआ था तब कितनी थी? तो 8। तो ये आप लोग नोट करते रहे हमेशा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और नोट्स बनाते रहे हमेशा आप लोग। ठीक है। अब आते हैं जी हम 59वां संविधान संशोधन अधिनियम, 59वां संशोधन अधिनियम 1988। इसमें क्या हुआ था? इसमें जब पंजाब में इमरजेंसी लगी थी, क्या हुआ था? पंजाब में 3 साल के लिए इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया था। पंजाब में इमरजेंसी, आपातकाल, कितने वर्षों के लिए?
तो 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति शासन 5 वर्षों के लिए रख सकता अधिकतम। लेकिन इसमें क्या होता, अपवाद ये है, पंजाब में 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। पहले 1988 में लगा, फिर कब तक लगा था, तो ये लगा था कब तक, फिर 5 साल आप जोड़ लिए, 1992-93 में जाके इसको समाप्त किया गया। तो 5 साल फिर आगे जाके बढ़ जाता 3 वर्षों के लिए। ठीक है। तो किस लिए, आंतरिक अशांति के लिए, यानी कि आंतरिक अशांति, जिसको जिसके लिए इसको आपातकाल, पंजाब में आपातकाल लगा गया। वही राष्ट्रपति शासन। कभी आप कंफ्यूजन हो राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, पंजाब में आपातकाल, अगर यदि कभी ये वर्ड आ जाता है कि पंजाब में आपातकाल, या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ऐसे राज्यों की बात करते इनमें, तो उसमें क्या नाम आएगा, तो ये होता राज्य का, जो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे होते हैं हमेशा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं जी 62वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन 1989 को। इसमें क्या हुआ था, इसमें आप बताइए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई थी कि इस संविधान के तहत जो मतदान की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कितना, इसमें यदि हम बात करें मतदान की आयु, यानी कि वोट, जो वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, कितने वर्ष थी पहले, तो 21 वर्ष से घटाकर घटाकर कितना कर दिया, तो 18 वर्ष। इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को वोट देने का अधिकार जो 21 वर्ष था पहले, इससे पहले क्या हुआ करता था कि 21 वर्ष का जो व्यक्ति होगा वही सिर्फ वोट देगा और कोई वोट नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद में क्या कर दिया कि जी 18 वर्ष कर दिया सभी के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो सभी के लिए कितना हो गया, 18 वर्ष। तो आज अगर वर्तमान समय में कि जो 18 वर्ष से ऊपर है वो सभी मतदान कर सकते हैं। अब आते हैं हम 62वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900, ये भी किस में हुआ, 1989 में। 61वां भी 1989 में हुआ और 62वां भी 1989 में हुआ। इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है जो एससी और एसटी और आंग्ल भारतीय थे, इनकी वही एससी व एसटी और एंग्लो इंडियन, उनकी सीटों का लोकसभा में और विधानसभाओं में जो आरक्षण था फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कब तक हो गया ये हो गया जी आपका, पहले कितना हुआ था 1990 तक, फिर 1990 से 2000 तक, यानी कि 2001 तक मान लीजिए आप इसको, इनका कार्यकाल और बढ़ जाता है। ठीक है। आगे मैं बताऊंगा ये सारी चीज़, आप कंफ्यूजन ना हो कि ये 10 वर्ष कैसे बढ़ा देते हैं, हर बार कैसे कर देते हैं। क्योंकि अभी अगर हाल की बात करें, हाल की जो 2020 में इसको फिर बढ़ा दिया गया 1919 में, फिर इसको 2030 तक कर दिया गया कि एससी एसटी जो समुदाय है उनके लिए जो लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण है। तो वो सारी चीज़ें आगे बताऊंगा मैं, ये आएगा मन में आपके, मुझे पता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इंसान के अंदर जो जो उत्साहित हो जाता है ना कि हाँ भाई मुझे ये जानना है, कि ये बार बार भैया आप बता देते हो कि एससी एसटी और 10 वर्ष बढ़ जाते, मतलब क्या बढ़ जाते, कैसे बढ़ जाते, मुझे पता है, मन में आता है आपके क्वेश्चन, लेकिन मैं बताऊंगा अभी, समय आने पे सारी चीजों का समय आता है। कहते हैं ना कि भाई हर चीज का, एक गांव की कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जी 13 साल में तो कूड़ी की बाहर आवे, इस तरीके से सुना होगा आपने। तो समय आता सब चीज़ का। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं सारी चीज़ें आप लोगों को। ठीक है, आप लोग समझ गए, इसको आरक्षण को बढ़ा दिया कितने, 10 वर्षों तक।
जी 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक फिर बढ़ा दिया, बढ़ोतरी। अब आते हैं हम जी किस पे, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 69वां संशोधन अधिनियम कितना, कब हुआ था, 1992। तो और भी हुए थे 1992, बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है, इसमें और भी सारी चीजें, हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें उनको संवैधानिक दर्जा मिला, नगर पालिका की बात करें उनको संवैधानिक दर्जा मिला, कब मिला था, तो 1992। बस ये याद रखिएगा कौन कौन से संशोधन के तहत, के अभी 69वां चल रहा, आप लोग इसका भी याद रखें, फिर 71, 72 और 73 भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था इसमें। तो इसमें क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि दिल्ली जो थी हमारी, इसको क्या नाम दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। इसका नाम बदलकर क्या किया गया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जिसे हम नेशनल कैपिटल रीजन भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनसीआर। आपने हमेशा सुना होगा भाई ये चीज तो एनसीआर में आ रही है, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर हो गया, कि लगभग 8 जिले हैं हमारे जो एनसीआर की सीमा पर लगे हुए हैं, बुलंदशहर, आपका गौतम बुद्ध नगर, आपका हापुड़, मेरठ, और उधर सहारनपुर, ये सारे किस में है, तो एनसीआर रीजन में है, नेशनल कैपिटल रीजन में हम इनको बोलते हैं। इनसे क्या है कि ये जहाँ भी एनसीआर से जो भी जिले हो वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आ गए हैं सभी से। जैसे आपने एक देखा होगा भी हाल ही में क्या है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बिल पारित हुआ कि जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है, ऐसे ही अब क्या बनेगा, स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा। उसके तहत उसमें जैसे उसके आसपास के जितने भी हैं, मान लीजिए जैसे मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये हो गया लखनऊ, यहाँ पे होगा क्या, लखनऊ, लखनऊ के जो आसपास के जो जिले हैं, जो नियर बाई जिले हैं इसके आसपास, वो क्या होंगे, स्टेट कैपिटल रीजन में होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिल्ली है, इसके आसपास के जो जिले होंगे ये किस में आएंगे, ये एनसीआर में आएंगे। और ये किस में आएंगे, स्टेट, यानी कि राज्य कैपिटल रीजन। मान लीजिए अब जो हम बोलते हैं राष्ट्रीय मतलब हमारा जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है क्या है, लखनऊ, लखनऊ के जो आसपास के जो भी जिले होंगे, मकसद यही होता है कि भाई उनको बनाने का इसका, कि वो डेवलपमेंट हो सके उनका बढ़िया, इन इन पर भी ध्यान दिया जा सके। इसलिए अभी हाल ही में ये बिल संशोधन लाया गया था हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो वर्तमान समय में उन्होंने, ठीक है। तो इसको क्या गया था, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, और तभी इसमें विधानसभा भी लागू होती है, विधानसभा का भी सृजन होता है या लागू होती है। दिल्ली में कितनी सीट है टोटल, तो 70। हाल ही में आने वाले समय में शायद दिल्ली में अभी चुनाव चलेंगे, और इसमें सात सात जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, वही है ना, 7 सदस्य होंगे मंत्री परिषद के, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ये किया गया था कब, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है। 7 सदस्य सीएम को मिलाकर टोटल, ठीक है, बाकी 6 मिनिस्टर होंगे वो अलग होंगे। अब हम बात करते 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 73वां संशोधन, उन्नीस सौ बानवे क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लागू बहुत पहले हो गए थे, लेकिन जैसे आपको पता है
था 1959 में। नागौर जिले, जो राजस्थान का नागौर जिला है, 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हो गई थी। कौन थे उस समय तत्कालीन पीएम? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। लेकिन संवैधानिक दर्जा, जो किसकी बात कर रहे हैं हम? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज व्यवस्था क्या हुआ? संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा कब मिला? इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसे हमेशा नोट करके रखिए। मैंने पहले भी बताई कि हाँ, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का इसको। और इसमें विषय कितने थे? यदि हम विषय की बात करें तो 29, कि भाई इसमें जो विषय होंगे वो कितने होंगे? 29 विषय, विषयों की संख्या 29। 29, ठीक है। अब आते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संशोधन अधिनियम 1992, ये भी कब हुआ? 1992 में। इसमें क्या था? इसमें क्या था? शहरी निकाय, या हम बात करें जैसे नगर पालिका की, कि जो शहरी निकाय होंगे, नगर निगम होगा, नगर पालिका होगा, नगर परिषद होगी, तो ये शहरी निकाय के अंदर आते हैं। इनको भी क्या मिला? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ कि हाँ, इनको संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। संवैधानिक दर्जा। और इसमें विषयों की संख्या कितनी थी? अगर यदि हम विषयों की बात करें तो विषयों की संख्या कितनी थी? तो इसमें थी 18। कितनी थी? 18। आप लोग इसको नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 74वां हो गया ना, हाँ। अब बात करते हैं हम 75वां संविधान संशोधन अधिनियम। 75वां संविधान संशोधन अधिनियम। अधिनियम ये कब होता? तो 1994 को, 1994 को, 1994 को 75वां संविधान संशोधन होता है। ये किस लिए था? आपने सुना होगा, जो किराया, रेंट, किराया न्यायालयों की स्थापना करना। ये मतलब किराया न्यायालय नहीं, न्यायालय तो वो वैसे ही होते हैं जो किराए के लिए स्पेशल, जो रेंट रेंट होते हैं, जिन पे हम रेंट पे रहते हैं, जैसे न्यायालय। अभी समझाता हूँ मैं आप लोगों को क्या था। स्थापना, जैसे आप लोग कहीं किराए पर रहने जाते हैं, उसके लिए रेंट एग्रीमेंट बनता है, और आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उनके लिए, कि इनको सेपरेट अलग से इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि न्यायालयों की इनकी स्थापना होनी चाहिए। जैसे आप जाते हो कि उसमें अलग अलग होते हैं, सत्र न्यायालय अलग हो गया, सेशन न्यायालय इस तरीके से अलग हो गया, सारी चीजें उसमें अलग अलग। तो ऐसे ही ये किराया न्यायालय होते हैं, जो किराए पर रहते हैं, उनके लिए नियम कानून कायदे जो बनाने के लिए इनकी स्थापना। ये सारी चीजें वैसे आईपीसी, या जो हमारी भारतीय, जो अगर हम बात करें बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसका पार्ट है सब कुछ। मौका मिला तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए ये। तो इसकी स्थापना करेगी, जो किराए से रिलेटेड, जो भी रेंट से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, उसके लिए अलग न्यायालय होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम 76वां संविधान संशोधन। 76वां संविधान संशोधन, संशोधन एक्ट। एक्ट बोल दो या अधिनियम बोल दो, बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये भी कब हुआ था? ये भी 1994 को हुआ था।
1994 को। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान तमिलनाडु में आरक्षण लागू होता है। जो शिक्षण संस्थान है, और फिर जो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य जो सेवाएं होती हैं, राज्य की तरफ से जो सेवाएं, लोक सेवाएं जो भी होती हैं, उसमें कहाँ कहाँ की बात है, तमिलनाडु की। किसकी बात करें, तमिलनाडु ने आरक्षण की व्यवस्था करी। और आरक्षण कितना हो गया वहां टोटल मिला के, 69% तमिलनाडु में हो गया। होने के बाद में क्या होता है फिर, उच्चतम न्यायालय यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको खारिज कर देता और वो बताता है कि अधिकतम सीमा जो होनी चाहिए आरक्षण की, वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके लिए था कि जो क्षेत्रफल संविधान संशोधन हुआ, एक्ट हुआ 1994 में, जो शिक्षण संस्थाएं, ये राज्य जो की जो सेवाएं होंगी, उसमें जो आरक्षण है, तमिलनाडु ने क्या किया कि 69% कर दिया। और इसी के लिए फिर उच्चतम न्यायालय ने इसको खारिज करा कि भाई ये इसकी कितना होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके तहत, 1992, एक रिपोर्ट आई थी 1992 में मंडल कमीशन की कि ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अलग से आयोग, ओबीसी आयोग, यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग होना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया वीडियो में पिछले, मतलब जो पिछली हमारी वीडियोस उनमें हम कवर कर चुके हैं कि उसके लिए इसको कब संवैधानिक दर्जा मिले, जो अन्य पिछड़ा आयोग था। तो 2018 में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये किसके लिए था, ये इसलिए था जो शिक्षण संस्थाएं और राज्य सेवाएं होंगी, उनको तमिलनाडु ने क्या किया, 69% किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से ज्यादा। ये भी बात करेंगे एससी, एसटी और ओबीसी को कितना आरक्षण मिला हुआ है, कुल मिलाकर टोटल कितना है, और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। वो बात करेंगे हम थोड़ा जब 2019 पे जो संशोधन होता है उस समय पे, क्योंकि आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ नहीं आएंगे इसलिए। तो यहाँ तक हो गया। देखिए, टाइम को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा करने में कोई आवश्यकता है नहीं कि हाँ आराम से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए हमेशा। ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ मैं, जितना भी आपका क्लास में याद हो जाए सारी चीज़ें। मैं बहुत धीरे से भी पढ़ाता हूँ, कभी इतना फास्ट लेके नहीं चलता कि हाँ आपकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो यहीं पे याद हो जाते होंगे। हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कर दीजिएगा। वो आप कर देंगे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे सभी लोग। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।